बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप यूनिट वेक्टर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। यूनिट वेक्टर्स कौन से, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यूनिट वेक्टर्स को किस तरह से निकाल सकते हैं, उसका मेथड आज सीखेंगे। इस लेक्चर को आप प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था, आज हम यूनिट वेक्टर्स को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने अज्यूम करना है, कंसीडर करना है पोजीशन वेक्टर। जैसे कि आप वेल फेमिलियर हैं, पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह से राइट करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जी के यूनिट वेक्टर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे और हम यूनिट वेक्टर्स को ड्राइव करेंगे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो आर थीटा फाई होते हैं। जैसे कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई थे, उन्हीं के ऊपर जब आप कैप डाल देते हैं, कैप लिख देते हैं, तो वो आपके पास यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इक्वेशन ए को मैं जब स्टेप बाय स्टेप डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरे पास यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज़ निकल आएंगी। सबसे पहले आपने इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को पुट करना है इस इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 आई कहाँ से है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्राइव की थी और मैंने उनको यूज़ कर लिया है एज इट इज़ इधर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी और ये इक्वेशन नंबर 3। यानी कि जो आपके पास एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर ए में। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे वाई की जगह पर और जी की जगह पर, तो आपके पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर बी का नेम दे दिया है। कैसे, ये देखें, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, आई एज इट इज़ रहेगा, सिमिलरली वाई की वैल्यू आ गई, जे एज इट इज़ रहेगा, सिमिलरली जी की वैल्यू आ गई और के एज इट इज़ रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। कैलकुलेशन फॉर आर यूनिट वेक्टर्स। सबसे पहले मैं जिस यूनिट वेक्टर को ड्राइव करने जा रही हूँ वो आर है। मैंने ऊपर उसके कैप लिख दिया कि मतलब आर यूनिट वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे मैंने बताया है कि हम इक्वेशन नंबर ए को 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज़ आ जाएंगे। सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास इस तरह से पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर विच इज़ इक्वल टू, जब आप इक्वेशन ए का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लेंगे तो आर की टर्म आपके पास ख़त्म हो जाएगी, बाकी थीटा और फाई की वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, आई भी एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड टर्म में भी आर वानिश हो जाएगा एंड थर्ड टर्म में भी आर ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज़ हैं आपके पास वो कांस्टेंट बिहेव करेंगी और कांस्टेंट वैल्यूज़ आप जानते हैं कि हम डेरिवेटिव से बाहर लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास जो यूनिट वेक्टर है आर के लिए, उसमें हम आर वेक्टर इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। जब इसी वैल्यू का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में आपको पता है कि आप जो है वो इस तरह से, हम मैग्नीट्यूड फॉर्म को स्केल फैक्टर भी कहते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जो मैग्नीट्यूड वाली टर्म है उसको हम स्केल फैक्टर भी कहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एच आर लिख दिया है कि आर का ये स्केल फैक्टर एच है। मैग्नीट्यूड के लिए हम मॉड यूज़ करते हैं और इधर अंडर रूट ऑफ ऑल टर्म्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स होती हैं उनका स्क्वायर आ जाता है। इस तरह से आई का जो वैल्यू है इधर उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जे की वैल्यू का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू का स्क्वायर। तो इस तरह से जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद इधर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, बाकी कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई मिलकर 1 होगा और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। जब ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी तो इधर से फिर ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा और 1 का अंडर रूट लेने के बाद आपके पास 1 ही रह जाता है। तो अब हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं एज बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू आर वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। जो हमने आर वेक्टर फाइंड आउट किया है ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर की वैल्यू ये पड़ी हुई है और मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये है, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आर यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो मैंने उस वैल्यू को जब इसके साथ डिवाइड किया है
तो वन लिखें ना लिखें एक ही बात होती है। तो बाकी ये जो वैल्यू है या आपके पास आर यूनिट वेक्टर की इक्वेशन है या आर यूनिट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। सिमिलरली हम थीटा और फाई के लिए भी जो है वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन ए को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैंने उसको इस तरह से लिख लिया है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल थीटा। तो यहाँ पे अब जो थीटा वाली टर्म है उनका डेरिवेटिव आएगा और जो थीटा के बगैर टर्म है वो कांस्टेंट बिहेव करेंगे, उनको हम एज इट इज़ राइट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आर कांस्टेंट होगा, कोज ऑफ फाई कांस्टेंट और आई ये एज इट इज़ आ गए। इधर हमारे पास था साइन थीटा, उसका मैंने डेरिवेटिव लिया। आप जानते हैं साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे कोस थीटा रिप्लेस हो गया। सिमिलरली प्लस जे के फैक्टर के लिए यहाँ पे आपके पास आर एज इट इज़ आ जाएगा, साइन फाई एज इट इज़ आ जाएगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव अगेन कोज ऑफ थीटा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आर और के एज इट इज़ आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास था कोस थीटा और आप जानते हैं कि कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस आता है, तो मैंने माइनस इधर लिख लिया है और साइन थीटा इधर लिख दिया। तो इस तरह से ये थीटा का वेक्टर आपके पास निकल आए। सिमिलरली इसका स्केल फैक्टर एच थीटा कहलाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल वैल्यूज़ का स्केल ले लेंगे। स्केल लेने के बाद इनको जो है आप सिंप्लीफाई करेंगे। हर एक वैल्यू को जो कॉमन निकलते हैं उनको कॉमन कर कर जो सिंप्लीफाई होते हैं उनको वन करने के बाद ये आपके पास इस तरह से आर स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि ये भी वन हो जाएगा, ये दोनों भी मिलकर कंबाइन इफेक्ट इनका भी वन आएगा। तो हमारे पास स्केल फैक्टर ऑफ आर इक्वल टू आर आ जाएगा। तो अब हम जो है थीटा यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर विच इज़ इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की वैल्यू ये इक्वेशन पड़ी हुई है, इधर ये आ जाएगी और ओवर हम स्केल फैक्टर के साथ उसकी वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तो अगेन यहाँ से हर एक में से आर को कॉमन निकाला जा सकता है। आर जब हर टर्म में से कॉमन निकलेगा तो ये डिवीजन फैक्टर वाले आर के साथ कैंसल आउट होने के बाद बाकी आपके पास थीटा और फाई की टर्म्स रह जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास सेकंड यूनिट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्राइव हो गया। सिमिलरली आप फाई यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन ए को विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफ्रेंशिएट करेंगे या उसका डेरिवेटिव लेंगे। जब आपने आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई लेना है तो अब आर और थीटा वाली टर्म कांस्टेंट बिहेव करेगी। सिमिलरली आई जो है आपके पास कांस्टेंट होगा और फाई वाली टर्म का आप डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे कोस फाई था तो आप जानते हैं कि कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आ गया और साइन की जगह पे कोस ऑफ फाई आ गया। सिमिलरली सेकंड टर्म में आपके पास आर साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा। इधर आपके पास साइन फाई था तो साइन का डेरिवेटिव कोस ही होता है, तो इसलिए कोस ऑफ फाई जे। और थर्ड टर्म में आपके पास फाई नहीं था, आर और थीटा की टर्म थी वो कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। जब कोई भी वैल्यू वेरिएबल वैल्यू या जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हों, तो फिर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा हो जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो वैल्यू हो, तो उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डेरिवेटिव के बगैर लिखते हैं और जो वैल्यू जिसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली अब फाई का स्केल फैक्टर एच फाई कहलाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, इन वैल्यूज़ की मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इस तरह से आपके पास स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। स्क्वायर और अंडर रूट को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास फैक्टर ये वन हो जाएगा और बाकी जो वैल्यूज़ है वो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। इसका स्क्वायर जो अंडर रूट के साथ कैंसिल होने के बाद आपके पास बाकी आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा। तो अगेन आप जो है इसका भी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर की वैल्यू ये है फाइंड आउट की जो इसी इक्वेशन में पड़ी हुई है। सिमिलरली स्केल फैक्टर की ये है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हर टर्म में आर साइन ऑफ थीटा पेयर हो रहा है। थर्ड टर्म तो वैसे ही जीरो है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में आर साइन थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, इसको कॉमन लेके ही आर साइन थीटा से कैंसिल आउट कर देंगे तो बाकी टर्म माइनस साइन फाई आए प्लस कोस फाई जे। तो इस तरह से ये वैल्यू आपके पास फाई यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ आपके तीनों यूनिट वेक्टर्स जो है कैलकुलेट या ड्राइव हो चुके हैं। नेक्स्ट आप इनको इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स राइट कर सकते हैं। किस तरह से,
आर थीटा फाई और उनकी हर एक की वैल्यूज़। आर की वैल्यू हमारे पास आई कंपोनेंट के लिए ये थी, जे कंपोनेंट के लिए ये, के कंपोनेंट के लिए ये। इसी तरह से आपके पास थीटा की जो वैल्यू है आई कंपोनेंट के लिए, जे के लिए और के के लिए। सिमिलरली फाई की वैल्यू आई कंपोनेंट के लिए, जे के लिए और के लिए। तो ये इक्वल टू होंगे आई जे के। मतलब हम इनको इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि हम जब ट्रांसपोज ले लेंगे इस वैल्यू का तो ये इन्हीं के इक्वल आ जाएंगे। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का, तो आप जानते हैं ट्रांसपोज लेने से क्या होता है कि रो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। तो इस तरह से जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो फिर आई जे के की ट्रांसफॉर्मेशन इधर आ जाएगी और ये आपके पास इधर से ये फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। साइन थीटा कोस फाई, सिमिलरली साइन थीटा साइन फाई और सिमिलरली कोस ऑफ थीटा, यानी कि फर्स्ट रो आपके पास फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली सेकंड रो आपके पास सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई एंड थर्ड रो आपके पास थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो मैंने आई जे के इक्वल टू दिस और आर थीटा फाई लिखा है, इसका मतलब है कि इनके दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सिमिलरली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो रिजल्ट में मैंने यही मेंशन किया है, 10 these are Cartesian unit vectors in terms of spherical polar unit vectors. They shows transformation from one system to another. ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।